देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ चुके दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक आधार पर चलता है। आप यानी हमारे दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर बहस आप देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच में आप ही हमारे साथ लाइव जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। मैं पब्लिक के मंच के साथियों के नाम बताऊं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दर्शकों ने किस विषय का चयन किया है बहस के लिए, देश की बहस के लिए। आज का विषय है कश्मीर। कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश के पीछे कौन? इसे बहुत बड़े बहुमत के साथ यानी 81% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कश्मीर में अक्टूबर के अंदर 11 लोगों की हत्या कर दी गई। ये तमाम लोग गैर कश्मीरी थे। गैर कश्मीरी से मेरा मतलब इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पर प्रांतीय थे यानी बाहर के प्रांतों से आए थे। इसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल है। 2 कश्मीरी पंडित शामिल हैं, एक टीचर जो कि एक स्कूल के अंदर पढ़ाता था और दूसरे माखनलाल बिंद्रू साहब जो कि श्रीनगर के एक जाने माने केमिस्ट थे। क्या घाटी में 1990 का दौर वापस लौट रहा है? क्या घाटी में अमन चैन फैलता देख, पत्थरबाजी की घटनाओं को कम होता हुआ देख, आतंकवाद को कम होता हुआ देख, अमन के रास्ते पर और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को बढ़ता देख, क्या आतंकवादी अब दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। साथ ही साथ हम आपको यह भी समझाएंगे हाइब्रिड आतंकवाद क्या है, किस तरह से सुपारी लेने वाले आतंकवादी कश्मीर के अंदर पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो नया संघर्ष हुआ है सरदार पटेल के नाम पर, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। टारगेट किलिंग, हाइब्रिड आतंकवाद और हरकत 313 जैसे नए आतंकी मॉड्यूल से कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिशों का अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के मिशन पर हैं, लेकिन आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। विपक्ष ने मौका देख केंद्र पर निशाना साधा है। सरकार खुद सारे देशवासियों को आश्वासन दिया था सदन के अंदर वो भी कि 370 अगर हट जाए, 35A अगर हट जाए तो कश्मीर में आतंकवाद सारे निर्मूल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नृशंस हत्या हो रही है, बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। आतंकी पिछले 16 दिनों में अब तक 11 लोगों को अपना टारगेट बना चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था आतंकवाद न तो नोटबंदी से रुका न धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है, जबकि बीजेपी ने कश्मीर को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। ठीक उसी प्रकार के एक भ्रम को लेकर जो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर फैला रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कश्मीर को लेकर सरदार पटेल को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इस पर अपनी सफाई दी है। बेसिकली अब वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपके जितने भी इश्यूज थे, आप कोई जवाब है नहीं आपके पास, इशूलेस हो गए हुए हो, तो एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दो तो ठीक है। आतंकवाद को लेकर सरकार एक्शन मोड में पहले से ही है। सेना प्रमुख नरवणे कश्मीर दौरे पर पहुंच चुके हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी 23 अक्टूबर से कश्मीर दौरे पर हैं। देश की बहस में चर्चा है कि कश्मीर में विकासवाद के नेते नोटबंदी और 370 हटने के बाद क्या वजह है कि आतंकवाद नए सिरे से सर उठा रहा है। तो सवाल आज यही होगा, क्या विकासवाद पर भारी हो चुका है आतंकवाद? और इसी पर बात करने के लिए पब्लिक के मंच में मेरे साथ कौन कौन से साथी जुड़ेंगे, मैं जल्दी से उनका नाम बता देता हूं। मेरे साथ प्रदीप मल्होत्रा जम्मू से जुड़ेंगे, मेरे साथ मानसी धामी नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ रवि शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, मेरे साथ सुनील मिश्रा रीवा मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। क्या आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विकासवाद पर आतंकवाद
भारी हो चुका है। आप शो के दौरान हाँ या ना में इस मुद्दे पर राय वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और ट्विटर हैंडल पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा मौजूद है। मेरे साथ थोड़ी देर में पत्रकार आरती टिक्कू सिंह जुड़ेंगी जो कि खुद कश्मीर से आते हैं, एक कश्मीरी पंडित हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे जो कि लेफ्ट के नेता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत जीवीएल साहब आपसे करना चाहूंगा। ये टारगेटेड किलिंग क्या विकासवाद, आतंकवाद विकासवाद पर हावी हो चुका है जम्मू कश्मीर में? ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं दीपक जी, बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं मैं अभी कुछ ही दिन पहले, करीब 3 सप्ताह पहले एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में मैं गया था, श्रीनगर गया था। 2-3 दिन हम अलग अलग श्रीनगर और उसके आसपास जिलों में गए थे और ऐसे कम से कम 18-20 स्टैंडिंग कमिटीज पार्लियामेंट के दौरा करके आई है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। और वहां पहली बार कई दशकों के बाद वहां की जनता विकास की अनुभव कर रही है और खुले तौर पर लोग कह रहे हैं जो पहले सरकारें थी खराब कर रही है। वो मैं किसी एग्री भी करता पार्टी के हूं हो, नरसिम्हा राव वो साहब, सरकारें, लेकिन फिर टारगेटेड किलिंग नहीं, क्यों? देखिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल उल्टा बिल्कुल पिक्चर पेश कर रही हैं। ना मैं मानता नहीं, देखिए ये नहीं दीपक जी, ये 2 अलग अलग विषय है। आम जनता वहां से प्रशासन से खुश है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम से और विकास के कार्यों से खुश है, बट लेकिन जो भारत विरोधी 2 ताकतें हैं जो वहां आतंकवादी को फैलाना चाहते हैं, वहां भय को फैलाना चाहते हैं, वो बाहर की, खासकर बाहर के लोगों को और गैर मुस्लिम को, माइनॉरिटीज को टारगेट करके एक भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। और हाल में हमारे अफगानिस्तान में क्या हुआ आप हम सब जानते हैं। तो इसलिए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 7 दिनों में 13 टेररिस्ट को, टारगेटेड टेररिस्ट को किलिंग किया है। जिन लोगों ने मासूमों को कत्ल करने की उन्होंने जो साजिश किया था, जो आतंकवाद फैलाया था, उनको खत्म करने का काम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किए हैं। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं, वहां की परिस्थिति सामान्य हो रही है, बट लेकिन जो आतंकवादी, जो हाल में जो इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को चलाए हैं, उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत शक्ति से उनसे पेश आएंगे और इसको भी बहुत जल्द खत्म करेंगे। हम सबको सब्र रखने की जरूरत है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह काबिल है, उन पर हमारे विश्वास है और उनको सरकार के द्वारा पूरी फ्री हैंड दिया गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने में। ठीक है अलका लांबा जी, क्या आप जीवीएल नरसिम्हा राव जी के तर्क से सहमत है? और मेरा दूसरा और सीधा सवाल, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आतंकवाद विकासवाद पर हावी हो गया है, आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल भी उनसे सहमत नहीं हूं। अगर वो गए जम्मू कश्मीर तो मैं भी जम्मू और कश्मीर गई, फेसबुक लाइव किया, वहां की हकीकत बताई कि विकास के दावे तो हैं, पर 21.6% जम्मू और कश्मीर का खासतौर से युवा बेरोजगार है। वहां पर अर्थव्यवस्था को इतनी बड़ी मार पड़ी क्योंकि तालेबंदी तो देश ने बाद में झेली, वो तो कब से झेल रहे थे। सबको बंद करके रखा हुआ था, नजरबंद, इंटरनेट सेवाएं बंद थी, व्यापार, शिक्षा, सबका नुकसान हो रहा था और आज 21% वहां पर फेलियर है। आपका सवाल था कि क्या सरकार को नई रणनीति, ये सवाल ही आपका ये मोहर लगाता है कि 7 साल की जो भी नीति और रणनीति थी मोदी सरकार की, वो औंधे मुंह आकर गिर गई है। 9 हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, 9 सेना के जवान शहीद हुए। नरसिम्हा जी राव जी बड़े आसानी से कह गए नॉन मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। मैंने हाथ जोड़कर कहूंगी बंद करिए ये सब तमाशे, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कश्मीरी गैर कश्मीर, ये भारत वर्सेस आतंकवाद की लड़ाई है जिसे लड़ने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। इन्होंने 370 हटाया, इन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित राज्य बनाया, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। अगर विकास है, शांति है, तो विधानसभा का चुनाव लोकतांत्रिक तरीकों से होकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? क्यों दिल्ली से फैसले ले रहे हैं? और आप ही के राज्यपाल मलिक साहब
मलिक साहब, सत्यपाल मलिक जी ने खुलकर कह दिया है कि सरकार की नीतियां फेल होगी। जब वहां पर थे तब ऐसा नहीं था जो अब हो रहा है। यानी कि कहीं तो चूक उससे हो रही है, कहीं तो आप सच्चाई, जमीनी हकीकतों को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। वहां पुलिस के जवानों को मारा गया, 9 हमारे शहीद जवान हुए, सेना के पुलिस जवान भी, वो माइनॉरिटी सी मुस्लिम कम्युनिटी से थे। हाथ जोड़कर कहूंगी, ये संघ का नजरिया, संघ का चश्मा उतार दीजिए। और ठीक है, मेरे पास आपसे सवाल है इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर, मैं उस सवाल को लेकर आऊंगा, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, क्या आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से इन आतंकवादी वारदातों को भी देख रहे हैं? मैं लिस्ट नहीं पढ़ना चाहती कांग्रेस दीपक पार्टी इस विषय पर भी, कश्मीर के विषय पर भी लगातार राजनीति करती रही। मैंने आपको ध्यान से सुना है। अलका जी प्लीज सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए दीपक जी, ये वास्तविकता स्वीकार करना होगा। जो हिंदू मुस्लिम के चेहरे से मुस्लिम, कश्मीरी गैर कश्मीरी के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं, ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ भी वोट बैंक राजनीति करना चाहती है। सुन लीजिए दीपक जी, प्लीज प्लीज। अलका जी ऐसा मत करिए, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, बिना टोके जीवीएल साहब को पूरा टाइम दिया। आप थोड़ा सभ्यता हम रखें ना, विवेक जी भी हैं, जनरल साहब भी हैं। जी जीवीएल जी। नहीं दीपक जी, आर्टिकल 370 हटाना ये एक ऐतिहासिक फैसला था। यही एक कारण है जिसके तहत वहां सामान्य स्थिति बन रही थी। और हाल में जो अभी आतंकी घटनाएं हुई, ये टारगेटेड किलिंग्स हैं। ये गैर मुस्लिम को पकड़कर एक एक को चुनकर मारा गया। इसको वास्तविकता स्वीकार करने में कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रही है? यहाँ क्यों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या आइडेंटिफाई करके सिख और हिंदू को टारगेटेड किलिंग नहीं कर रहे हैं? ये क्या आप क्यों भाग रहे हैं इससे? गैर मुस्लिम नहीं, कश्मीरी नहीं, इसमें कई सारे कश्मीरी थे, कश्मीरी हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी सिख हैं, और गैर मुस्लिम कश्मीर को टारगेट करके आतंकी एक स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, उसको खत्म करेंगे। कब करेंगे? नहीं खत्म करेगा। अलका जी, मेरा आपसे सवाल, और इसी सवाल को सप्लीमेंट्री के तौर पर मैं विवेक श्रीवास्तव को ले जाऊंगा। लोग जो मारे गए, आप नहीं मानती कि जो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है ये इस्लामिक आतंकवाद का विकृत स्वरूप है, इस्लामिक आतंकवाद जो पूरी दुनिया में देखते हैं? उसके बाद यही सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से। अलका जी बताइए। देखिए, ये आप धर्म का जो नाम है ना, कोई भी धर्म का नाम आतंक आ जाए, हमारे लिए आतंक है, उसे हर कीमत पे कुचले जाना जरूरी है। लेकिन केंद्र की सरकार पूरी तरह फेल हो गई। चीन हमें चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान पहले दे रहा था, अब तो अफगानिस्तान का तालिबान हमारे बीच में घुस के कश्मीर में ये कत्लेआम कर रहा है। सरकार की कोई नीति नहीं है। आज भी सुझाव दे रही हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्या नीति है अफगानिस्तान तालिबान पर, बताइए। चीन आज हमें क्यों चुनौती दे रहा है, बताइए। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं सीधे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता ये वही इस्लामिक आतंकवाद है, ये वही इस्लामिक जिहाद है जिससे हर कोई आपको आगाह करता रहता है? भाई बचिए, इसकी आलोचना करिए, इसकी भत्सना करिए, जिसका विकृत स्वरूप कश्मीर में भी दिख रहा है, अफगानिस्तान में भी दिखा और सीरिया में भी दिखा। वहां भी आम मुसलमानों को मारा गया और यहां भी मारा गया। देखिए, ठीक है जी, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जीवीएल जी तो भाषण दे रहे थे, लग रहा था किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। डिबेट के प्रश्नों का उत्तर तो वो दे नहीं पा रहे थे, तो चीखा चिल्ली यहाँ पे चल रही थी। सबसे पहली चीज है, आतंकवाद जो कश्मीर में है उसमें हिंदू भी अगर मारे गए हैं तो मुसलमान भी मारे गए। आतंकवाद है, ये पहली चीज है। हाँ, नहीं, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और एक राज्यसभा का एमपी अगर बैठ करके हाल में नहीं, रूलिंग पार्टी का है, अगर वो यहाँ पे हिंदू वर्सेस मुसलमान के फर्क को जस्टिफाई कर रहा है नेशनल टीवी पे, दैट मींस हिज पार्टी वो सांप्रदायिक दंगों के क्रिएशन को सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं, शेम ऑन यू, कि आप चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग रहें, अलग पहचान हो, एक दूसरे को चैलेंज करें। कश्मीरी पंडितों के कत्ल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप सबको जोड़ें। सर, कश्मीरी पंडित जो 1990s का जो क्राइसिस था उसकी सबने भर्त्सना करी है, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। कश्मीर नॉर्मलेसी की तरफ था, लोगों ने वहाँ जाना शुरू करा था। आर्टिकल 370 को आपने इमेच्योर्ड तरीके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बिना असेंबली के थ्रू आपने हटाया, लोगों का विश्वास हटा। कश्मीर आज भी नॉर्मल नहीं है।
अलका लांबा जी होकर के आई हैं, उन्होंने आपको बताया, आप इसको झुठला सकते हैं या नेशनल टीवी पे, लेकिन कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया। मतलब इस्लामिक आतंकवाद को आप मानते ही नहीं। और ये समझ लीजिए, विवेक भाई, इस्लामिक आतंकवाद को आप मानते ही नहीं। क्या ये इसका विकृत स्वरूप नहीं है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या ये इसका विकृत स्वरूप है, हाँ या ना? सिर्फ इतना जवाब दीजिए। आतंकवाद है सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए सर। किसी भी राज्य को भारत के, क्या आप फौज के थ्रू रन करेंगे केंद्र से? क्या बिहार आप मध्य प्रदेश इंदौर के थ्रू रन? क्या आर्मी रूल लगा करके वहां पे हम इंदौर और मध्य प्रदेश को रन करें? कौन सा आर्मी रूल लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में? बताइए ना। कश्मीर में कहां इलेक्शन? ये तो आप नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल कौन सा आर्मी रूल लगा? बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्मी रूल है जम्मू कश्मीर में? बताइए ना। नहीं है वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं खड़ी है। अरे गजब बात करते हैं आप। जो है कोई केंद्र शासित प्रदेश है, जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नया चलेगा, मैं सीधे जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ, उसके बाद जीवीएल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल सिन्हा जी मुझे बताइए, कश्मीरी इस्लामिक आतंकवाद को स्वीकारने में हमारे कुछ कवर फायर देने वाले साथियों की दिक्कत क्या है? क्या ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है जो वहां पर हो रहा है? अगर उन्होंने किसी मुसलमान को भी मारा है आतंकवादियों ने वहां पर, तो इसलिए मारा क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहा था, क्योंकि उनका शक था कि वो मुखबिर हो गया है, क्योंकि वो सरकारी काम के अंदर हाथ बटा रहा था। ये तो रीजन था ना उसका। दीपक जी शांत कराए तो मैं कुछ बताऊं। देखिए, मैं पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहेगा इनका डिबेट में, मैं सामरिक तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, आतंकवाद का डिफिनेशंस आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऊपर में खुल के रखा गया, और ये भारत ही नहीं रखा, G20 पे भी रखा गया। ये कहा गया कि आतंकवाद का केवल रेडिकलाइजेशन, जिसमें जिहादी रेडिकलाइजेशन की बात हुई, पूरे दुनिया में बात हो रही है, उसमें सिया को भी जब मारा जाता है तो जिहादी रेडिकलाइजेशन का ही हिस्सा है। अफगानिस्तान में सियाओं को भी मार रहे हैं, तो उसमें भी उसी का हिस्सा है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये प्योर एंड एब्सोल्युटली प्योर जिहादी रेडिकलाइजेशन का ही टेररिज्म है। इसको किसी चश्मे से आप देखिएगा तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। विपक्ष पक्ष अपने रोटियां सेके, अपनी कुर्सियों के लिए बड़ी बड़ी दावे करें। यदि आप इसको करना चाहते हैं स्क्वायरली, तो आपको इसी को रोकना है। टेररिज्म कहां से निकलता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन से जो जिहादी जंग चला है, जिसमें कट्टरता है, और उसमें आप उसको हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ें। ना तो इस्लाम में कट्टरता बोलते हैं, मगर जिहाद है। जिहाद उस सोच की जिहाद है जिसमें कट्टरता ही वो आपको भी नहीं पनपते देगी। ये जो बैठे हैं हमारे भाई, जो बार बार बात कर रहे हैं, इनको भी लपेटे लेगी। अब आप कहते हैं 370 और 35 से, वो तो सही था, और वही का कारण आप जो 90 की दशक की स्थिति थी उसमें आप पीछे की तरफ धकेल रहे थे। मगर एक जो आतंकवाद जिहादी कट्टरता है, वो उसको 90 के दशक से आगे बढ़िए। इनसे बुला लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। बीच में नहीं प्लीज। जनरल साहब बिल्कुल खुली अपनी बात रखते थे, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप 1900 दशक पे आपका इतिहास रुक क्यों जाता है? भाई साहब, ये कुछ नहीं हुआ क्या? कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ क्या? वहां काम नहीं शुरू हुआ? दीपक साहब उनको दे दीजिए, आप चैनल दे दीजिए बोलने के लिए। जनरल सिन्हा साहब, विवेक भाई मैं रोक रहा हूं आपको प्लीज, माफी के साथ। जनरल सिन्हा साहब देखिए दीपक जी, जो आज की परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति में बहुत सारी चूकें हुई हैं जो सत्ता पक्ष को रखनी पड़ेगी। और ये नहीं कि दीपक जी चिल्ला पड़े इसमें मेरे साथ आ जाए। देखिए, जब आपने सीज फायर का विराम दिया 25 फरवरी को, उस समय यूएई बेस्ड एक सीक्रेट इंडिया पाकिस्तान पीस रोड मैप का बातचीत हुआ। उसमें आपको पता था कि यह पाकिस्तान की तरफ से चलाया हुआ एक ट्रैप है। यह तो मैं तो आपका कहता रहा कि यह नहीं रुकना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरा का पूरा जितने तंजीमें थी वो अफगानिस्तान में चली गई, और जब वहां खत्म हुआ पूरी तंजीमें आप आ गई तो उनको दर्जा दिया गया, उनको वेलकम किया गया पीओके के अंदर में। और आज जो आप देख रहे हैं, ये चीज स्पिल ओवर है, ये आगाज है उसी जिहादी कट्टरता का।
ठीक है, जिसको नहीं आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि क्या सीज फायर देना भारत की रणनीतिक भूल थी, क्योंकि उसने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर लगा दी और उसके बाद से वहां से जब फ्री हुए तो वही टारगेट किलिंग अब कश्मीर के अंदर शुरू हो गई। मैं इसी बात का जवाब जीवीएल साहब से लूंगा, लेकिन प्रदीप मल्होत्रा जम्मू से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या आप इसे इस्लामिक कट्टरपंथ का विकृत स्वरूप मानते हैं? देखिए दीपक जी, ये बिल्कुल एक उसी चरमपंथी का ही एक लेग है ये, और ये इसमें एक बड़ी सोची समझी हुई साजिश है, जो कि अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A के टूटने के बाद यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, आम जनता इससे खुश थी। पूरे जम्मू और कश्मीर में दोनों तरफ ऐसा लग रहा था कि पिछले इतने सालों से डेवलपमेंट जो यहां पर नहीं हुई है वो आज यहां पर लोगों को दिखाई देगी। तो उससे ये घबराकर कहीं ना कहीं जो हमारी आर्मी भी पूरी तरह से मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में एक ऑपरेशन आउट चलाया हुआ था, ऑल आउट चलाया हुआ था, उसमें भी सफलता मिल रही थी। ये उसका एक बुझते हुए दिए का आज परिणाम है कि ये सिलेक्टिव किलिंग्स कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। और इसमें अगर यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात अगर बोल रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो वो एक बार इतिहास को खंगालें, ये पूरे अच्छी तरह से देखें। और ये बहुत जम्मू कश्मीर के ऊपर ये एक अत्याचार कर रहे हैं जो कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक सभी ने किया था, और जम्मू कश्मीर आज तक इस दंश को झेल रहा है। इसलिए कांग्रेस को भी अपनी ये सोच सुधारनी चाहिए, अपनी भूल को स्वीकारना चाहिए और दोबारा इन चीजों के ऊपर गलत रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे जीवीएल साहब के पास चलता हूं। जीवीएल साहब, पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर मांगा, 25 फरवरी को हमने सीज फायर भी दे दिया, ये बहुत अच्छी तरह जानते हुए कि अफगानिस्तान के बाद वो अपनी गड़बड़ हालत, गड़बड़ नजर कश्मीर के अंदर डालेगा। क्या जम्मू कश्मीर को सीज फायर देना हमारी गलती थी, हमारी रणनीतिक भूल थी इस सरकार की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं दीपक जी। हम जो निर्णय करते हैं, हमारी सेना जो फैसला करती है, जो सरकार जो फैसला करती है, ये हमारे देश के सिक्योरिटी सिचुएशन ऑल फ्रंट्स में देख करके करती है। ऐसा नहीं कि हम अफगानिस्तान में जो यहाँ से फोर्सेस फ्री होकर के वहाँ लग गए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमें अपने प्रोटेक्शन, हमारी क्या स्थिति थी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ था, एक तरह से हम लद्दाख के फ्रंट पर हमारी सेना तैनात थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सोचना, ये अतीत में जाकर के सोचना ये भूल था। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। हर फ्रंट पर हमारी क्या तैयारी है, हमारी क्या सिक्योरिटी सिचुएशन डिमांड करती है, उसके आधार पर हम निर्णय करते हैं, ना कि किसी और के फ्रंट पर। ठीक है, मैं सीधे अलका के पास चलता हूं। अलका, मुझे जवाब दीजिए, आप लोग लगातार सरकार की कश्मीर नीति की आलोचना कर रहे हैं, क्या अभी भी आप मानते हैं कि 370 और 35 से जो हटाया गया वो गलत था? और गलत था तो फिर आप घोषणा कर दीजिए कि हम वापस ले आएंगे इसको आने के बाद सरकार में। नहीं, वो तो जब जो सरकार में आएगा लोकतांत्रिक तरीकों से चुनकर वो तब तय कर लेगा। बात आज की क्यों नहीं करते? बात क्यों रहे हम आज से? भविष्य में क्यों जा रहे हैं? हम 1947 में चले जाएंगे, नेहरू पे चले जाएंगे, पर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अपना अमित शाह जी, विदेश हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का नाम लेकर सीधे सवाल नहीं करेंगे कि आपकी नीति, आपकी बनाई हुई नीति, नोटबंदी से लेकर आपने कहा था कमर टूट जाएगी आतंकवाद की, है ना? कहां टूटी है कमर? ये पूछना चाहता है भारत और जवाब आपको देना होगा। आपने 370 हटाया, आपने लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है ना? ये आपकी नीति थी ना। तो हम तो परिणाम पूछ रहे हैं कि 7 साल हो गए आपकी सत्ता में। अब जवाब जब देने की बारी है तो आप कहते हैं आप आएंगे तो बताएं 370 क्या क्या करेंगे। आपने, नेहरू जी ने क्या किया? और मैं आपको कह दूं, अंधभक्त अभी ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, पाकिस्तान का मैच खेलने जा रहा है भारत पाकिस्तान के साथ। बीसीसीआई अमित शाह जी के बेटे वही पर इस्लामिक मुल्क दुबई में बैठे हुए हैं, बीसीसीआई का मैच कराएंगे, नोट गिनेंगे, विज्ञापन ले रहे हैं, और यहाँ पर अंधभक्त इतने गलती में है, ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच बायकॉट करिए। अरे अमित शाह जी को कह दीजिए, जय शाह जी को कहिए, बोरा बिस्तरी बांधे दुबई से हिंदुस्तान में आए और हम एक तरफा लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नहीं, ये तो नियम है, नियमों से होगा। नियम ये तो नहीं कहता कि गृह मंत्री के बेटे का मजबूरी है दुबई में बैठना और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच को उस मुस्लिम देश में, मुस्लिम देश के साथ लड़ते हुए देखकर ताली पीटना। ये जरूरी तो नहीं है। ये डबल नीति इन्हें छोड़नी होगी। हिंदू मुस्लिम छोड़ना होगा, मुस्लिम गैर मुस्लिम छोड़ना होगा। जवाब ले लेते जीवीएल साहब, लश्कर द्वारा किया गया तालिबानी इसमें शामिल है और सरकार फेल है, सरकार फेल है। बहुत बढ़िया। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति करेगी अपनी, क्योंकि कश्मीर पर क्या पॉलिसी है आपकी, ये आपको बताना होगा।
हम चुनाव जीतने के बाद हम कहेंगे आप कभी जीतने वाले नहीं अरे सत्ता है, में तो क्या आप उसके हैं। एक हम राष्ट्रीय नहीं हैं। दल होने के चुनाव नाते कराइए एक जम्मू पार्टी कश्मीर जिन्होंने का, चुनौती हाल ही देती में हूँ। 10 साल सत्ता सारी किया नीतियां है, रख आप देंगे। नहीं बताएंगे आपकी रुख सारी क्या है? नीतियां, आप हिम्मत ये तो इस प्रकार की दिखाएं। अवसरवादिता, आप चुनौती इस दे रही प्रकार हो, की जम्मू अवसरवादिता कश्मीर में विधानसभा के कांग्रेस चुनाव पार्टी तो को करवाएं। कांग्रेस ये पार्टी को चुनौती जनता के आपकी सामने हिम्मत एक्सपोज कर है रही है। आपकी। नहीं दीपक जी, मैं उनके नहीं देखिए बार बार ये विधानसभा के नहीं चुनाव अलका जी, कराएं, हिम्मत आपके तो पास कराएं। यदि कोई हमारी पॉइंट नीति नहीं क्या है तो हमारी रणनीति क्या है सब बता देंगे और दिल्ली से बैठकर नहीं, अलका जी को जम्मू थोड़ा सुनने लद्दाख का- अलका जी कहते प्लीज हैं। मुझे को आदत फिर रखना जी पड़ेगा को आपको ऑडियो थोड़ा। देना पड़ेगा, मैं सुन ऐसा नहीं लीजिए। करना चाहता। देखिए आप भाषण सब लोग आप दे रही सभ्यता है। से बात करें, सामान्य तौर पर बात करें, हमसे एक पूछ दूसरे पर रहे ना हैं, बोले, अरे क्योंकि हिम्मत करके दर्शक कुछ चुनाव सुन नहीं कराएं। पाता है। और अगर दर्शक नहीं सुन पाएगा आपकी बात तो अलका जी बात कहने का कोई मतलब नहीं है। जीवीएल साहब नहीं नहीं, इन्हें कहिए, इन्हें कहिए दीपक जी, दीपक दीपक इन्हें जी। कहिए हिम्मत करके चुनाव करके दिखा दे वहां का जम्मू कश्मीर विधानसभा का देखिए दम हो तो। कांग्रेस चुनाव का कांग्रेस चुनौती है। सुन लीजिए नीति नियत दीपक जी, सब आप इनको बोलिए थोड़ा चुप रहे, आप नहीं तो बोलिए आप जीवीएल इनके साहब, साथ आप डिबेट इनसे करिए, सवाल। इनके साथ इंटरव्यू कर दीजिए। तो मैं बीच में नहीं बोल नहीं, रहा हूँ, अच्छी बात है, आपके इंटरव्यू बीच करेंगे और में पहले प्लीज काम सुन लीजिए। कीजिए। आप भी तो देखिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। आप ही को तो पिछले सुन रहे कांग्रेस हैं। जब सत्ता में आप ही थी, की तो करनी को दो भुगत रहा कांग्रेस है पूरा पार्टी देश जब और 10 साल कश्मीर। यूपीए अब कितना सरकार आपको रही, सुने? अब आपको क्या सुनना 10 होगा। साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अब क्या इस आपको देश में बिल्कुल छप्पे विकास हुआ। छप्पे में वो जो जिहादी टनल, आतंकवाद अटल नंगा टनल नाच है, कर रहा था, उसकी नहीं कर रहा डॉक्टर था? मनमोहन सिंह जी ने मुंबई रखी, डॉक्टर में रिब्बन काट मुंबई रहे में हैं। कितने अटैक हुए? दिल्ली में मुंबई कहाँ कितने से आ अटैक गया? हुए? दिल्ली में, कश्मीर से क्यों जयपुर भाग में, रहे हैं? अहमदाबाद में, कश्मीर में हैदराबाद अपनी में, जवाबदेही चेन्नई से में, क्यों भाग बेंगलोर रहे में, हैं? आपने क्यों हर भाग रहे हैं? प्रदेश अलका जी प्लीज, अलका जी गलत है ये, अलका जी सिर्फ जीवीएल साहब की आवाज, अलका जी मैं फिर रोकूंगा, अच्छा नहीं लगेगा ना प्लीज। शेम ऑन प्रधानमंत्री, उनकी नीतियां जिस तरह से देखिए बर्बाद ये कर इन्होंने रहे हैं। सवाल अरे भाई पूछा है ना, शांत होकर के आतंकवाद प्रश्नों का हमारा उत्तर zero दीजिए। tolerance आप against रूलिंग terror पार्टी है। से हैं। हमारा रिकॉर्ड भी ऐसा है। आप रूलिंग पार्टी आपके से हैं। सरकार रहते वो हुए शांत अरे वो होकर जवाब ही के दे रहे हर विवेक जी, शहर बोलने में, तो देंगे हर उनको। साल मैंने आप दोनों को बोलने का पूरा आतंकवाद मौका दिया, की उनको भी घटनाएं देना होती चाहिए ना, आपको कोई उनको भी जवाब देना नहीं चाहिए दे रहे। मौका। कोई जवाब नहीं है भाई उनके जीवी- पास, वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। तो अच्छा सुनिए, सिर्फ जीवीएल जी को ऑडियो प्लीज। दीपक जी, हमारे हमसे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक इस्लामिक आतंकवाद को पनपने में, इस्लामिक आतंकवाद को एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाने में सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान था। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, हम पूरे देश में इस आतंकवाद को रोके हैं। जो घटनाएं हुई जम्मू कश्मीर में, उसको भी रोकने का काम, पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम, आतंकवादियों को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कोई किसी प्रकार की लीनियंसी ठीक है, नहीं रहेगी। ठीक है अलका, मैं विवेक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, विवेक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, अलका आपके पास भी आ रहा हूँ। रुकिए अलका जी, शायद आप भूल गई कि बीसीसीआई की तरफ से ये मैच होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। मैं खुद नहीं चाहता ये मैच हो भारत पाकिस्तान का। व्यक्तिगत तौर पर मुझे आपसे पूछे, पत्रकार के तौर पर नहीं, मैं नहीं चाहता ये मैच हो, क्योंकि ऐसे हालात में हमको खेल नहीं खेलना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन सवाल है, ये सार्वजनिक घोषणा तो राजीव शुक्ला ने की है ना, जो आपकी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। वहां पर एक बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का भी आदमी, आप भी जानते हैं बीसीसीआई कैसे चलता है। जय शाह का नाम लेने की हिम्मत मत करिए, वो यहाँ है। अरे जिसने घोषणा की उसका नाम तो सुन लीजिए ना, उसका कारण बता दीजिए। आपके पूर्व मंत्री क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप भारत, आपके पूर्व मंत्री क्यों बोल रहे हैं, बता दीजिए ना। होने दीजिए मैच, हमें परवाह नहीं है, लेकिन जैसा भारत आइए, देश के गृह मंत्री का बेटा दुबई में बैठकर, हाँ, मुस्लिम देश में, मुस्लिम कंट्री में बैठकर, मुस्लिम जिनको गाली आप लोग लगातार संग देता है, हाँ, उनके साथ बैठ के मैच कर रहे हैं। इन्हें कहिए विफल हो गई है नीतियां और आपकी रणनीतियां, और आपको माफी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से, देश के लोगों से, जो नोटबंदी आपने थोपी है, बर्बाद कर दिया है। आज विधानसभा का चुनाव कराने की चुनौती दे रही हो, आप कह रहे हैं हमारी नीति क्या होगी? कांग्रेस की चुनौती देती हूँ, 56 इंच के सीनों को जाकर बोले, हिम्मत दिखाए, लोकतंत्र की बहाली करे, विधानसभा का चुनाव करा के बताएं क्या नीति और नियत है, सब बता दें। लेकिन दम नहीं है टीवी पर आकर ये ऐसे सांसद जो हैं, हम गए जम्मू कश्मीर, अरे किसने रोका था विपक्षी नेताओं को? मैं एज एन एक्सपर्ट जनरल सिन्हा के पास चलता हूं, उसके बाद विवेक जी के पास आऊंगा। जनरल सिन्हा मुझे बताइए, क्या ये माकूल समय है जम्मू कश्मीर में चुनाव करा दीजिए, क्या करा दिए जाए, क्या उससे सॉल्यूशन निकल आएगा वर्तमान समस्या का? अरे भाई देखिए, ज्यादा नॉलेज नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनरल सिन्हा को नॉलेज नहीं है।
जनरल सेना रुक ने जाइए जो security विवेक का भाई, issue हर उठाया किसी था, के बीच में ceasefire का, वो मैं गलत थोड़ा है। नया ऐसा कल्चर BJP शुरू के करना प्रवक्ता चाहता कह हूं रहे कि हैं। हम लोग तो ये एक दूसरे he is पर not ना qualified बोले। to speak। नहीं, जनरल सर, साहब बोलिए। वो बड़ी अच्छी देखिए बात है, विवेक सर, जी जो मेरे BJP को के रिप्रेजेंट प्रवक्ता करना हैं, चाहते हैं तो उन्होंने करें कहा है, प्लीज जनरल प्लीज। सिन्हा इज नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। अच्छा विवेक भाई, ओके। आपका नाम जनरल ठीक सिन्हा है, मैं नहीं है उठ ना, जाता जनरल हूं। सिन्हा आपको प्लीज। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे ये थे सर, ऑन कर आपने- रहे हैं ये टीवी चैनल को, मैं उठ जाता हूं। बीजेपी के आप प्रवक्ता ने बताएं बोला है दीपक कि जी, मैं उठ आप जाता हूं। नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। आप देखिए इनके साथ मैं बहस नहीं करना चाहता आपने हूं। जो बोला था सीज फायर के लिए, ये तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कोट कर रहा हूं सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता को उत्तर दीजिए ना। देखिए, कि आप आपने दीपक सीज जी फायर अब के किस आपकी बारे तरह में बात से आप उन्होंने बोला सुन करना लिया, है। अब जवाब देने आप दीजिए दीजिए विवेक जी उत्तर। प्लीज, अब जवाब देने दीजिए। जनरल सिन्हा बोलिए प्लीज। जी जी देखिए दीपक जी बिल्कुल। देखिए जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में उसके बहुत सारे आयाम हैं। एक राजनीतिक आयाम है, एक आप इसको इकोनॉमिक आयाम कह लीजिए, एक मिलिट्री है, एक डिप्लोमेसी है। ये सारे आयाम चलते हैं। आज के दिन में जो परिस्थिति बनी है, आज पंचायत इलेक्शन के बाद, पंचायत इलेक्शन 30 साल बाद हुआ था। अरे भाई, सीज आपको फायर पता सही था होगा। या गलत? सीज फायर सही था या गलत? ये इनको बोलिए। आप बना आप। लीजिए, तो वो आप बोल ही बीजेपी चुके हैं वाले ना। कह रहे हैं सीज फायर बार बार एक बात क्यों बुलवा रहे हैं, उस पर और वो कह रहे हैं already आपको बोल ज्ञान चुके नहीं हैं। है। आप बताइए जरा, उनको उत्तर दीजिए जरा। वो नहीं वो बोले हैं तो उनको घोषित कर दिया गया है कि उनको ज्ञान नहीं है, और बीजेपी के प्रवक्ता ने इनको किया आप है। तो एंकर उनको का बताइए कि पद भी जस्टिफाई दे दें, करें आप या तो कि इसके ceasefire सही था या आवाज गलत। खत्म करें, यदि नहीं आप में करने हिम्मत देना नहीं है चाहते हैं बीजेपी के डिबेट। प्रवक्ता से बात करने की। जनरल साहब, आप में हिम्मत नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता को उत्तर देने की। अरे इसको एक्सेप्ट मैं गाली नहीं निकालना चाहता। गलती मानिए। ये चाइनीज और पाकिस्तान के मुल्कों को, ये चाइनीज के मोल को और पाकिस्तान के मोल को। चाइनीज पाकिस्तान देखिए दीपक जी, मैं इनके साथ नहीं बैठा हूँ, मुझे नहीं चाहिए वर्सेस का मोल कहां से आ गया? ये आप बीजेपी के प्रवक्ता उनके ने टुकड़ों कहा है, में आपका ये स्टेटमेंट गलत है। उनके विवेक भाई, पैसों विवेक से भाई, सटने मुझे वाले आवाज ये रोकनी लोग पड़ेगी। हैं जो मुझे दुर्भाग्य से आवाज रोकनी पड़ेगी। लगातार नहीं बोल सकते ना। आपने 2 बार बोल लिया, 3 बार बोल लिया, 4 बार बोल लिया, 5 बार बोल लिया। बोलने तो दीजिए जनरल साहब को। जनरल साहब प्लीज बोलिए। सर, आप एंकर हैं। आप एंकर हैं। इनको सर, जरा आप आप उनसे चुप बोलिए, कराएंगे, बीजेपी के दीपक प्रवक्ता जी। को जरा काउंटर करे वो। आप अगर वो इनको- सही में आप- जनरल और आप- सही है। ठीक है, आप इनको सवाल को भी ध्यान रखिए कि सीज फायर उचित था या नहीं था, मैं चुप बताइए। हूं। जी देखिए मैंने आपको बता दिया, और जो चीजें हैं मैं सही को सही बताता हूं, गलत को गलत। मैं देश के लिए काम करता हूं, यह नहीं कि मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स का काम करता हूं, उनके रूपों में पढ़ने वाला हूं। मैं चाइना और पाकिस्तान के पैसों से नहीं टुकड़े अपने चलाता। सुने आप क्या हुआ है। देखिए कुछ चीजें गलती हो ही है। 370 का जाना 35 अल्फा मैं एब्सोल्युटली करेक्ट मानता हूं। परिस्थितियां बदली, बहुत चीजें हुई, मगर जब आप फंसते हैं तो उसको कबूल करना बहुत जरूरी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि आप हार गए, परिस्थिति थोड़ी बदली है। आज जो चीज नॉर्मलसी की तरफ जा रही थी वो एक पलटवार हुआ है, उसकी आप देख रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, मगर क्या है उसकी समीक्षा करना जरूरी है। जब बालाकोट हुआ था 1.5 साल तक एक भी वहां के लॉन्च पैड में कोई नहीं। आज का इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है 300 आतंकवादी हैं वहां, 6 से 7 इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप हैं इनसाइड। जो चल रहा है पुंछ और रजौरी के इलाके में जहां हमारी शहादतें हुई हैं। तो ये बहुत जो मैं बताता हूं, मगर बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनको आप यदि आप जम्मू एंड कश्मीर को 90 के दशक के पीछे ढकेलना चाहते हैं तो कश्मीरी पंडित वहां आ रहे थे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ये, वहां नॉर्मलसी हुई। उन चीजों का हमने 30 साल से कभी नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी खपा दी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में लड़ते लड़ते, और मैं इस तरह से नहीं बोलता जो ये किसी के पैसे से टुकड़ों से पलने वाले लोग यहां आकर के समीक्षाएं करते हैं। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। यदि चीजें हुई हैं तो ब्रश साइड नहीं करने की जरूरत। हम फिर हावी होंगे, हमें करना पड़ेगा क्रॉस, हमें करना पड़ेगा एलओसी पे, हमें करना पड़ेगा मुंहतोड़ जवाब। इस फिर बोल पड़े ये हमें ये जो जिहाद है,
जो जिहाद नहीं चाहिए, चलाया हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। उस जिहाद में आतंकवाद को तोड़नी पड़ेगी, जिसमें कि कि साबित करें वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, इतना तो सम्मान करिए किसी का। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं है, ना ही वो कोई पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वो एज एन एक्सपर्ट अपना एनालिसिस कर रहे हैं। आप प्लीज आप समझिए, बात को समझिए। किसी के ऊपर भी अब आप लोग फटक कर रहे हैं। मैं इन्हें नहीं दूंगी। तेज हो रही है, मुझे पता है, वहाँ सेना में रहते हुए मुझे हो सकता है इन्होंने भी बहुत कुछ किया हो, आज की नस्ल भी हुई है, इसीलिए मोदी सरकार की मोदी 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 कर रहे हैं। अरे मोदी 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 का बात नहीं है ये। अरे एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने उल्टा कहा कि सीज फायर देना गलत था। उनका क्या सुना आपने? उन्होंने कहा सीज फायर देना गलत था, उन्होंने कहा सीज फायर देना गलत था। मैं दोनों को रोकता हूँ, जनता जनार्दन होती है। मानसी धामी मेरी एक दर्शक नोटा से जुड़ गई है। मानसी, क्या कहेंगे कश्मीर के हालात के बारे में? यस सर, बिल्कुल। ये जो टेररिस्ट आ रखे हैं जो कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तानियों का भी हाथ है उसमें। और जो जितने भी टेररिस्ट हैं वो जो कश्मीर में मेजॉरिटी है उनको वो भगाना चाह रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की शह पे हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी भी मेरे साथ जुड़ गए। लेकिन अलका, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। मैं मानता हूं कि आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस वक्त सरकार की कश्मीरी पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, और एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी है कि ये आवाज उठाना चाहिए। पर जनरल सिन्हा ने तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सीज फायर हमने पाकिस्तान को दिया था वो हमारी स्ट्रैटेजिक गलती थी। वो तो सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम इस बात पर तो आपको जनरल सिन्हा का समर्थन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत को, पाकिस्तान को और बड़ा मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये तो आपकी ऑफिशियल स्टैंड होनी चाहिए। ये लेने में आप हिचकते क्यों हैं? बोलिए ना, पाकिस्तान को और मुंहतोड़ जवाब दे। सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ा दे, एयर स्ट्राइक से बढ़ा दे। अच्छा, आपको लगता है केंद्र की मोदी सरकार इंतजार कर रही है कि हम कहेंगे वो करेंगे? वो इसलिए कुछ कर नहीं रहे, वो बैठे हुए क्योंकि हम नहीं कह रहे। कितना बड़ा भद्दा मजाक है, कितना भद्दा मजाक है। और दूसरी बात, सिन्हा साहब जो बैठे हुए थे ना, मुझे लगता है जब आर्मी में रहे होंगे ना, जरूर कुछ किया होगा जिसकी नस जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के हाथों में है। इसलिए 7 साल की नाकामी, उनकी नीति और रणनीति पर एक आवाज नहीं उठाई है। हमारी देशभक्ति पर उंगली उठा रहे हैं। सही नीतियां हैं। हम कवर फायरिंग दे रहे हैं पाकिस्तानी आतंकियों को। शर्म आती है? आप और हम शर्म आपसे आती है देश के साथ द्रोह करने के लिए। चौरसिया पर शक नहीं कर रहे, लेकिन हम दीपक चौरसिया को यह हक भी नहीं देंगे कि वो हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए। मैंने कौन सा सवाल उठाया भाई? हमारा रहेगा। कश्मीरी भी हमारे ही उतने हैं। अरे अलका जी, मैंने कौन सा सवाल उठाया? अरे कश्मीरी आपके हैं तो कश्मीरियों को आप देखें ना। अलका जी, ये तो बताइए, मैंने कौन सा सवाल उठाया आपकी देशभक्ति पर? ये तो बता दीजिए, कहाँ उठाया, कब उठाया? पंडितों के अंदर में बांट दिया। क्या किया आपने कश्मीर के अंदर? चैनल पे आके बोल रहे हैं। अरे अलका जी, मुझे ये तो बता दीजिए, मैंने कब आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाया पूरे 40 मिनट के प्रोग्राम में? ये तो बता दीजिए। आपने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने तो उठाया ना। मुस्लिम आतंकवाद हम नहीं बोल रहे, इसलिए हम कवर फायरिंग दे रहे हैं। अरे मैंने कहा कि क्या ये इस्लामिक आतंकवाद का विकृत स्वरूप है? मैंने आपको देशद्रोही तो नहीं कहा। अगर मेरी बात से आप एग्री नहीं करें तो कोई हमें कह भी नहीं सकता है। दीपक जी, बेहतर होगा पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे, कम से कम एक भारतीय को दूसरे भारतीयों की देशभक्ति पर शक नहीं होने चाहिए, उंगली नहीं उठनी चाहिए। सवाल हम अपनी सरकार से कर रहे हैं, और क्यों नहीं करेंगे उस सरकार से? अरे मैंने कौन सा सवाल उठाया भाई आपकी देशभक्ति पर? प्रधानमंत्री जी जबान नहीं खोलते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता नहीं करते, देश को जवाब नहीं दे रहे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर कहां फेल हो गया। क्यों चीन भी आज भी सर उठाकर हमें चुनौती दे रहा है? क्यों पाकिस्तान की इतनी हिम्मत आज भी हो रही है कि हमारे पूरी कश्मीर में वो आतंकवाद कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, और सिन्हा जी साहब जैसे लोग कांग्रेस 70 साल से पाकिस्तान आज दिखा रहा है। तो जवाब मिलती रही है, आपने भी दिया था। अपना जो लेना चाहती है क्रेडिट।
इस देश की सेना ने दिया था। 99 में भी जवाब मिला, 65 में जवाब मिला। मैम, यदि आप चाहती हैं बांग्लादेश बनाया, ये आप यदि इसकी बात करेंगी कि जवाब नहीं मिलता, सेना पे सवाल खड़ी करेंगे आप, नहीं है ये क्या कहना चाहती हैं आप कि आपके समय सेना आपके देश के साथ था, आज सेना नहीं है? पर छोड़ दीजिए, ये राजनीति का काम सिन्हा साहब हम पर छोड़ दीजिए। आप ऐसी राजनीति को ना करें जिससे देश को तोड़ने की काम की राजनीति करती है। ऐसे राजनीति से आप ठीक है, परहेज चलिए मैं करें। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, सीधे गुरु प्रकाश के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी, ये कह रही है अलका लांबा कि आपकी पूरी नीतियां गलत है, असफल है, जिसके चलते आज कश्मीर में हालात है। ये देखिए दीपक जी, सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और इस प्रकार अपमानित करना, ये कांग्रेस और कांग्रेसियों के डीएनए में है और ये देश जानता है। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात, अब आप बोलेंगे, बीच में बोलिएगा, अब आप बीच में बोलिएगा, नौजवानों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? मैं इस प्रकार बहस नहीं कर सकता हूँ, आप इनसे बात करवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका नाम लेकर आप बोलते नहीं, आप इसलिए आश्चर्य पे आ गए ना। मैं शांत हो जाता हूँ, दीपक आप इनसे बात करवाइए। वहां पर नहीं गया है, शर्म बोलिए कि हम अपना सेना के जवानों का अपमान कर रहे हैं। यही सेना का शौर्य था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दीपक जी, इनका पूरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर बात करूंगा। लगातार मत बोलिए प्लीज, आपने पूरा मौका लिया है अपने बोलने का। और क्या हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ? शेख हसीना बोलने की हिम्मत नहीं, अलका जी, प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत नहीं करते इस देश में क्या हो रहा है। दीपक जी, आप इनसे बुलवा लीजिए, उनका भाषण करवा दीजिए। बांग्लादेश की उससे हिम्मत ले, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से हिम्मत ले, बोले प्रेस मीडिया को संबोधित करें। अलका जी, मैं नहीं चाहता मैं आपको ऑडियो डाउन करूं, पर आप लगातार बोलेंगी तो मैं क्या करूं? मैं कैसे डिबेट करूं, आप बता दीजिए। दीपक आप पिछले 25 साल से टेलीविजन पर आ रही हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। नहीं दीपक जी, आपके ऊपर आप लगाया जा आरोप कि आप देशभक्त नहीं है, आप गद्दार हैं, आप सेना का अपमान कर रहे हैं, आप चुप करके सहन कर लेंगे? अपनी बात क्यों नहीं रखते? 7 साल अरे तो आप अपनी बारी पर कहिए ना, मैं कौन सा आपको मौका नहीं दे रहा हूँ? आप अपनी बारी पर अपनी बात कहिए, मैं कौन सा आपको मौका नहीं दे रहा हूँ? मुझे आपने राव साहब के साथ 8 से 8:30 बुलाया, अब आप बीच में इनको लाकर मुझे गायब कर देंगे तो मेरे को तो बीच में बोलना ही पड़ेगा ना। अलका जी, आप 9 बजे तक थी, आपको भी पता है, आप 9 बजे तक थी, 9 बजे से गुरु प्रकाश जी थे, आपको भी पता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे के बीच में लगातार बोलते रहे आप। नहीं, बीच की बात नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, हमें इनसे सर्टिफिकेट। गुरु प्रकाश जी, अब अपनी बात कहिए प्लीज। नहीं देखिए, मुझे तो डर लगता है जब कपिल सिब्बल कुछ बोलते हैं तो उनके घर के बाहर पत्थरबाजी हो जाती है। मुझे डर लगता है कि मेरे घर के बाहर पत्थरबाजी ना हो जाए, इसलिए मैं शांत हो गया। मैं तो डरता हूँ कांग्रेसियों से, इनके संस्कारों से मैं डरता हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ। आप फिर बोलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अलका जी, देश जानता है, देश जानता है, आप बोलिए, कहिए। आपका यूथ कांग्रेस का संस्कार यही है। इसके घर पे भी पथराव हो सकता है, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कपिल सिब्बल जी क्या हो गया? कपिल सिब्बल जी क्या आपने करवा दिया भाई? कपिल सिब्बल जी को आपने नहीं छोड़ा, करिए आप, चलिए। कपिल सिब्बल जी को डर लगता है, सबको डर लगता है आपसे, अमित शाह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता डरे हुए हैं भाजपा के आपके शासन, आपके राज में तरस आ रहा है। आप बोलिए अलका जी, आप बोलते रहिए, आप तो हाशिए पे आ गई हैं, आप हाशिए पे आ गई, इसीलिए आप बोलते रहिए। कपिल सिब्बल जी को आपने नहीं छोड़ा, कपिल सिब्बल को आपने नहीं छोड़ा भैया, कपिल सिब्बल को आपने नहीं छोड़ा। कपिल सिब्बल का तो सम्मान करते आप कम से कम, कपिल सिब्बल जी का आपने सम्मान नहीं किया, और यही स्थिति है आपकी। आपकी गुंडाई लगता है, कितना डरा लगता है आपसे, बहुत डर लगता है आपसे। अब सबको सोचना होगा। अच्छा, इस देश के दलित और वंचित डरे हुए हैं, इस देश के दलित और वंचित आपसे बहुत डरते हैं भाई, इस देश के दलित आपसे बहुत डरते हैं। आप कहते रहिए, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद लगातार आपको मांग कर रहा है। अब हो गया, मैं इतना ही अलाउ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लगातार एक दूसरे पर बोलते रहेंगे तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो दर्शकों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी। ये बात आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी बोलना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। रवि शर्मा मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। रवि, क्या कहेंगे वर्तमान हालात के बारे में? स्थिति बहुत गंभीर है। मेरी आवाज सुन रहे हैं दीपक जी? जी बोलिए रवि जी। स्थिति बहुत गंभीर है। सरकार अपने फेवर पे कदम उठाती है, कांग्रेस को लगता है कि ये कांग्रेस विरोध में बात करती है। फिर हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कश्मीर में जो गैर स्थानीय गरीब मजदूरों की हत्या हुई है, आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादी डर का माहौल बनाना चाहते हैं।
हमारी ठीक है, सरकार आपने भली भांति बिल्कुल कहा डर का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह कि डर के इस माहौल से कैसे निपटा जाए? क्या आपको नहीं लगता गुरु प्रकाश जी, आपको रणनीति बदलने की जरूरत है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में नए हालात को देखते हुए, टारगेट किलिंग को देखते हुए, हाइब्रिड टेररिज्म को देखते हुए, नए टेररिस्ट आउटफिट्स को देखते हुए? देखिए दीपक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 370 के हटने के बाद 2019 और 2021 का आंकड़ा देखिए आप, टेरर इंसिडेंट में, सिविलियन कैजुअलिटी में 60% से लेकर के 80% तक की गिरावट आई है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। मणिशंकर अय्यर हो, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, लगातार पाकिस्तान में जाते हैं, अब अपने बोल रहे हैं। देखिए दीपक जी, या तो आप बीच में करवा लीजिए ना, ये ठीक नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। लगातार 370 के हटने के बाद सिविलियन कैजुअलिटी में कमी आई है, टेरर इंसिडेंट में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एम्स 70 साल तक जो नहीं बना था वो अब बन रहा है, और कुछ लोगों को ये बात बच नहीं रही है। कुछ लोग अपने आप को शाश्वत मठाधीश समझते थे, अपने आप को आप शाश्वत मठाधीश समझते थे, फिर आप बीच में बोल रही है आप गुंडे बेच नहीं क्या अक्का जी? मेरे घर के बाद में चेक कर लूं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं पत्थर लेकर के, अपने संस्कार अपने पास रखिए आप। दिल्ली के चैनलों पे बैठ के भाजपा के डरे काम पे पूरा देश दिख रहा है आपको, पूरा देश दिख रहा है, इसलिए आप 40 सीट पे आ गई हैं, हाशिए पे आ गए हैं आप लोग। थोड़ा आत्मंथन करिए, हाशिए पे आ गए हैं। अभी भी अगर आत्मंथन नहीं करेंगे यही स्थिति रहेगी आपकी। आप आत्मंथन करिए, आप दीपक जी, मेरे ये संस्कार नहीं, आप इनसे बोलवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लगातार, आप लोगों ने पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग, पाकिस्तान और चीन के टुकड़ों पे पलने वाले ये लोग हमारे ऊपर से सवाल खड़ा करते। 2008 में राहुल गांधी कहाँ गए थे? 2008 में राहुल गांधी ने चीन में कौन सा एमओयू साइन किया था? बताइए स्वराज जी, देश को सत्ता में हो तो हमें क्या देश 7 साल में हुए नहीं है, आप बोलते रहिए ना, देश के बाहर आप सिखा रहे हो, हाशिए पे रहते हैं। नेशनल कह रहे हो, देश के लोगों को आपको आया है, देश के लोग आपको हाशिए पे लेकर के आ गए हैं। आपका यही अहंकार, आपका यही अहंकार आपको आज हाशिए पे ले आया है। अहंकार नहीं कम करिएगा तो आप हाशिए पे रहिएगा, लगातार आप रहिएगा हाशिए पे, और ये आपके संस्कार हैं। आप सब एक दूसरे पर बोलिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ किसी की आवाज दर्शक तक नहीं पहुंच रही है। क्यों अपना गला बर्बाद कर रहे हैं आप लोग फालतू में? मैं तीनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी की आवाज दर्शक तक नहीं पहुंच रही है। और अलका जी, लगातार बोल लेना ही अच्छा डिबेट करना नहीं होता। आप अपनी राहुल गांधी का नाम लिया, मुझे 10 सेकंड दीजिए दीपक, अमित शाह गृह मंत्री का नाम लो। अरे आपने भी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लिया। आप मेरे घर में, अरे गुरु प्रकाश जी का डर लगता है अपनी सरकार के अंदर। कपिल सिब्बल जी से, कपिल सिब्बल के साथ क्या किया था आपने? कपिल सिब्बल को देखिए जाकर के आप, अपराधी छवि वाले आशीष मिश्रा, अपराधी छवि वाले गृह मंत्री हमारे किसानों को कुचलते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर ना बोलेंगे। ब्रेक के बाद